भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित मराठी के सुविख्यात, सुप्रतिष्ठित और सुपठित लेखक कुसुमाग्रज का न रहना मराठी साहित्य समाज के लिए तो एक बड़ी क्षति है ही, भारतीय साहित्य और भारतीय मनसा के लिए भी बड़ा नुकसान है। कुसुमाग्रज का साहित्य महान मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा और संरक्षा को समर्पित है। उनके क्रांतिकारी काव्य ने लाखों पाठकों को नई जीवन चेतना दी है। गर्जा जय जयकार क्रांतिचा इस कविता ने इतनी धूम मचाई थी कि आज भी जो सुनता है रोमांचित हो उठता है। कुसुमाग्रज असल में भारतीय साहित्य सौरमंडल के बड़े नक्षत्र थे। महान सरस्वती पुत्र के साहित्य पर विचार विमर्श करने के लिए हमने कुसुमाग्रज साहित्य मर्मज्ञ लीना मेहंदले और विजय नाइक को आमंत्रित किया है। लीना जी ने मराठी से हिंदी में अनेक रचनाएं अनुदित की हैं और वे भारतीय महिला आयोग में संयुक्त सचिव हैं। विजय नाइक जाने माने साहित्य मर्मज्ञ और पत्रकार हैं और संप्रति मराठी दैनिक सकाल के दिल्ली दफ्तर के प्रमुख हैं। आप बताइए हमको कि कुसुमाग्रज की जीवन की वैशिष्ट्य क्या है, विशिष्टता क्या है? कुसुमाग्रज, जिनको तात्या साहेब भी कहते थे, इनका जन्म 1912 में हुआ और काफी छोटी उम्र से ही इनकी कविता की प्रतिभा जो थी वो सामने आ गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे 17 साल में एक तरफ वो मैट्रिक की परीक्षा पास हो रहे थे, उसी समय उनकी चर्चा, कविता की भी चर्चा उस समय होने लगी और उनका पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ वह था जीवन लहरी 1933 में। लेकिन 1942 में, जो कि हम कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में क्रांति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक पीक पर, अपने चरम सीमा पर था, उसी काल में उनकी जो कविता संग्रह जो उनका प्रसिद्ध हुआ विशाखा, उसने पूरे महाराष्ट्र में समझिए कि धूम मचा दी। खास करके उनकी जो कविता थी गर्जा जय जयकार, वो उसकी पृष्ठभूमि ये है कि बंगाल में कैद में जो हमारे स्वतंत्र सैनिक थे और जेल की सुविधाओं के लिए जिन्होंने अनशन किया और ब्रिटिश साम्राज्य ने कहा कि इनको गोलियों के मुंह में दो, उन्होंने ये कहा कि हम मर भले ही जाएं पर ये क्रांति की जो ज्वाला है
ये बुझेगी नहीं। इस पार्श्वभूमि पर उन्होंने ये कविता लिखी है, गर्जा जय जयकार। और उस कविता ने, आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के तमाम तरुण वर्ग को एक स्वातंत्र्य युद्ध में भिड़ जाने की एक दिशा उन्होंने दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उनकी कविता में, जो उसी समय से लोगों के ध्यान में आई, वो थी कि उनकी कविता बेहद गेय और छंदोबद्ध, और उसमें शब्दों का बड़ा ही मार्मिक और बड़ा सटीक उपयोग किया गया था। कोई भी शब्द उनकी कविता का आप देखेंगे कि आप इधर से उधर जरा भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो उनकी गेयता थी और शब्दों का जो लाघव या नादबद्धता है, उसने कईयों को मोह लिया। और कंटेक्स्ट भी कि वो क्रांति की ज्वालाओं की कविता थी। रीना जी, आप उनकी क्रांति की ज्वाला की कविता के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में उन्होंने कविता तो लिखी, लेकिन और भी उपन्यास लिखे और भी नाटक लिखे उन्होंने, और कई साहित्य कृति उन्होंने लिखी है। उसके बारे में हमारे दर्शक को आप कुछ बताएंगी? हाँ बिल्कुल, लेकिन इससे पहले क्योंकि अभी क्रांति की ज्वाला की बात चली है, तो मैं सबसे पहले ये चाहूंगी कि उनकी एक बहुत सुंदर कविता है सैनिक, जो कि आज जब कारगिल में हमारे जवान लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो कह सकते हैं कि उनके लिए एक श्रद्धांजलि स्वरूप ये कविता मैं सबसे पहले सुनाना चाहूंगी। सैनिक जो हमको दिखता है नाटकों का समर धुरंधर, धंस जाए शत्रु खेमे में साहस्य मुख भव पाश तोड़कर, ताव मूछ पर देकर कहता जन्मा कोई पूत माई का, चटनी करता 100 शत्रु की फिर नेपथ्य देखकर हंसता। किंतु रेल में कभी दिखते बदरंग खाकी ड्रेस पहनकर, फटे दोने से दही बड़े खाने वाले, दोहा अभंग बिरहा कोई गाने वाले। ऐसा सैनिक जब मिलता है जम्हाई लेकर ड्यूटी का दुखड़ा रोता है। भली नौकरी क्लर्की की, ड्यूटी केवल कुर्सी की, तनख्वाह ओटी महीने की, गिनती नहीं कोई छुट्टी की। सैनिक पेशा कष्ट भरा है, डिसिप्लिन का बोझ बड़ा है, पत्नी बच्चे सालों दूर, कहते गला भर्रा जाता है। ऐसा वीर रूप देखकर नौकरशाही श्रद्धा अपनी, जो नाटक से सीखी हुई थी, व्यथित होकर पूछन लागे क्या सैनिक ऐसे भी होते। फिर आगे कहते हैं कवि, सच मानो तो सैनिक ऐसे ही होते हैं, परंतु जो हम नहीं जानते, नाटक के सैनिक का मरना नाटक केवल तालियों के लिए। वीरश्री से भरे शब्द जो वाहवाही के लिए जुड़ाए, और पटाक्षेप के हो जाने पर वापस घर में खाए सोए। किंतु रेल का जो सैनिक है, हाथ भले ही दही बड़े का दोना हो, भले बात में कठिन ड्यूटी का रोना हो, घर आंगन को सोच नैन में पानी हो, जब अपना यह टिनोपॉल का मुल्क छोड़कर जाता है, तो टैंक तंबू की दुनिया का रहिवासी होता है। तब ना रहती कोई जम्हाई कोई दुखड़ा, तब ना रहती कोई जम्हाई कोई दुखड़ा, दूर देश के आप्तजनों का कोई बिरहा। बदरंग कवच रेल में जो था गिर जाता है, मूर्तिमंत पुरुषार्थ युद्ध में भिड़ जाता है। बहुत सुंदर। रेल का वही सैनिक तोपें दाग रहा है, ये आज की घटना पर है। रेल का वही सैनिक तोपें दाग रहा है, आसपास की बमबारी में जाग रहा है। खंदक के भीतर जो साथी छिपा हुआ है, उसके लिए रोटी का टुकड़ा बचा रहा है। शरीर छलनी होवे फिर भी अशरण बाहें ताने ऊपर, इस धरती पर गिरने वाले नभ के छत को तोल रहा है। तात्या साहेब कुसुमाग्रज के नाम से कविता लिखते थे और अपने असली नाम शिरवाडकर के नाम से वो अपने बाकी साहित्य की रचना करते थे। उनकी साहित्य संपदा बहुत विशाल है। उनके जैसा मैं जानती हूँ, उनके करीब 13-14 कविता संग्रह हैं
उनके 20 नाटक हैं, 3 उपन्यास हैं, कई छोटी छोटी नाटिकाएं हैं, कुछ ललित लेख हैं, कुछ उन्होंने संपादन भी किया, पत्रकारिता भी की। एक फिल्म थी सती सुलोचना, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग भी की उन्होंने। और लेकिन ये जो सारा उनका साहित्यिक जीवन रहा, इसके भी आगे चल करके ये कहना बहुत जरूरी है कि उनका सामाजिक दृष्टिकोण बहुत ही विशाल था और वे समाज के लिए कुछ करना चाहते थे और करते आए। जैसे नासिक में वो सारा जीवन रहे तो नासिक के सार्वजनिक वाचनालय की उन्होंने अध्यक्षता कई वर्षों तक निभाई। और सबसे जो 2 बातें मैं महत्वपूर्ण मानती हूँ, एक तो जिस समय नासिक का जो प्रसिद्ध मंदिर है कालाराम मंदिर, जहाँ पर उस समय अस्पृश्यों को प्रवेश दिए जाने के संबंध में आंदोलन चल रहा था, उसमें कुसुमाग्रज भी शामिल थे। ये बात मुझे महत्वपूर्ण लगती है। और दूसरी, अभी हाल में ही वे आदिवासियों के लिए बहुत कुछ काम कर रहे थे। साथ ही उन्हें जो 1990 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उसमें अपनी ओर से उन्होंने कुछ राशि जोड़ी और उसके माध्यम से एक कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान का निर्माण हुआ। और आज उस प्रतिष्ठान के माध्यम से 2 वर्ष में एक बार गोदावरी पुरस्कार दिया जाता है, जो कि सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है, और दूसरे वर्ष जनस्थान पुरस्कार दिया जाता है, जो साहित्य के लिए दिया जाता है। और हर वर्ष इस तरह से 5 या 6 अच्छे साहित्यिक और सामाजिक कार्य करने वालों की वहाँ पर बुला करके उनके फेलिसिटेशन या उनका सम्मान किया जाता है। तो ये जो उनके सामाजिक कार्य थे, ये उनके कवि मन से भी कहीं आगे निकल गए थे। और ये सामाजिक दृष्टिकोण हम देखते हैं कि उनकी कविताओं में भी बार बार आता है। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपने जो कविताओं का अनुवाद किया है, वो अनुवाद कविता आपने कौन सी और कैसी चुनी, एक, और उसमें आपने क्या देखा कि जो अनुवाद करके और उनको देश के सामने उसको रखा जाए और हिंदी में उसको अनुवाद करके किया जाए। क्योंकि पहले जब उनको साहित्य पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ से, तो उनकी कुछ कविताएं का अनुवाद उस वक्त भी हुआ था। तो हाँ। उसके बाद आपने कौन सी कविताएं और कैसी चुनी है और क्या उनमें खासियत है, ये हमको आप बताएं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जब कुसुमाग्रज जी को मिला 1990 में, तो उस समय मैं उनके जीवनी के बारे में जब पढ़ रही थी, तो उन्होंने स्वयं ही कुछ अपनी चुनी हुई रचनाएं बताई लोगों को कि मैं चाहता हूं कि इनका हिंदी में अनुवाद हो। और फिर उन चुनी हुई रचनाओं का हिंदी में हमारे कुछ अच्छे कवि जो हिंदी और मराठी दोनों जानते हैं, उन्होंने किया। और इसी मिट्टी से नाम से उसका प्रकाशन भी ज्ञानपीठ ने किया है। मैंने जो चुनी है कविताएं, वो एक तरह से कह लीजिए कि कुछ उसमें उत्स्फूर्तता है, क्योंकि ये सारा चुनाव और अनुवाद माननीय कुसुमाग्रज के निधन के बाद मैंने किया। और जो चुनाव जो किया, उसमें 2 या 3 चीजें मुझे जो बड़ी आकर्षित करने वाली लगी। एक तो उनकी कविताओं की गेयता, जो उनमें एक लय है, नाद है, छंद है, ठेका है, वो। दूसरा, उनकी कविताओं में बड़ी ही सूक्ष्म, सरल और बड़ी ही अलग किस्म की भावनाएं उनकी कविताओं में व्यतीत होती हैं, जैसे आपने सैनिक कविता में भी देखा। मैं भी आपसे आपसे अभी और कहना चाहता था कि मन एक पंछी होता है। हाँ। और वो उड़ता है। हाँ। उनके बारे में ताता जी ने जो कविता लिखी है, वो कविता है कभी मन चाहे। वो आप कुछ उसको बताएगी, क्या कविता है वो? कभी मन चाहे ये एक प्रेम कविता है। असल में ये कविता है, कभी मन चाहे बनूं बवंडर, कभी मन चाहे बनूं बवंडर, उन्मन होकर तेरे द्वार के सारे दीप बुझाऊं, कभी मन चाहे बनूं दामिनी, संगमरमरी तेरे महल में घुसकर जलूं जलाऊं,
कभी मन चाहे बनूं समंदर, लाख लाख लहरों में तेरी जीवन शांति डुबोऊं। कभी मन चाहे बनूं दिनांत, सारा तेरा प्रकाश वैभव अंधकार बन पी लूं। कभी मन चाहे करूं अघटित कुछ और तेरी बाहों में अनंतता को पाऊं। उन्होंने ये जो कविता लिखी है स्वतंत्रता देवी की विनती, इसमें कल्पना यह है कि स्वतंत्रता देवी खुद हम भारत के वासियों से आकर के विनती कर रही है, ये कविता है। और मैं ये भी यहाँ बताना चाहूंगी, मराठी में एक बड़ा ही टिपिकल छंद है जिसका प्रयोग बहुत कम होता है, और यह छंद मराठी में फटका नाम से जाना जाता है। आप हिंदी में कह सकते हैं फटकार। अच्छा। किसी को लताड़ने वाली बात, वो कहने के लिए इस छंद का प्रयोग मराठी के कुछ पुराने कवियों ने किया है, और साधारणतया इस छंद का प्रयोग कोई नहीं करता। लेकिन इस छंद में ये स्वतंत्रता देवी की विनती की कुछ पंक्तियां मैं सुनाऊंगी। उम्र हुई पूरे 50 की, अभिनंदन मेरा न करो, लो मैं ही अब हाथ जोड़ती, बुरी राह पर तुम न चलो। मिली सूर्य कुल की परंपरा, मेरे प्रिय पुत्रों तुमको, करो न पूजन अंधियारे का, उलूक व्रत को तुम न धरो। जन सेवा का यह कार्यालय, यह सरकारी नौकरों के लिए कहा है, जन सेवा का यह कार्यालय गुफा न चोर लुटेरों की, टेबल के ऊपर नीचे से रिश्वतखोरी अब न करो। कहा है प्रकाश कण के बीज रोपते चलो, दीप से दीप जले। प्रकाश कण के बीज रोपते चलो, दीप से दीप जले। यहाँ भ्रष्टता वहाँ विवशता, इनका रोना अब छोड़ो। आगे एक जगह कहते हैं, परदेशी भाषा भी सीखो, परदेसी भाषा भी सीखो, ज्ञान साधना रुके नहीं, किंतु डूबती मातृभाषा अब, पर भाषा के पग न धरो। भाषा डूबी अगर देश या संस्कृति भी ना बच सकती, पर भाषा के गुलाम होकर अपने ही पर मत काटो। रहो सुजन लेकिन अन्यायी दुर्जन का प्रतिकार करो, सज्जनता की आड़ में छिपकर कायरता मत वरण करो। लाखों जीवन मर मिटने पर मिल पाई थी मैं तुमको, लाखों जीवन मर मिटने पर मिल पाई थी मैं तुमको, लो अब मैं ही हाथ जोड़ती, फिर न गवाना अब मुझको। महाराष्ट्र में एक अनस्किल्ड लेबर्स के लिए रोजगार हमी योजना नाम से एक योजना चलती है, जिसमें हर दिन के लिए 3 रुपए मात्र मजदूरी मिलती है। तो उसके लिए वो कहते हैं, और ज्यादातर महिलाएं उसमें काम करती हैं, तो उसके लिए कहते हैं, ये सस्ता सौदा कविता का शीर्षक है। पैर तले रौंद कर जगदम्बा के समान, ग्रीष्म के दोपहर की हिंस्र राक्षसी धूप, बबूल के पेड़ तले क्रेश में लिटाए हुए बच्चे की बिलखती अतड़ियों की भूख, आर्तनाद से छलका चोली में जो दूध, बांध वापस तोली में, प्राणांतिक आवेश में फोड़ रही है पत्थर, घड़ रही है कल यहाँ से जाने वालों का रास्ता, और परसों देश में जन्मने वालों का भविष्य, और यह सब रोजगार हमी योजना के 3 रुपए में केवल। अच्छी कविता, बहुत सुंदर कविताएं हैं। आपने ऐसी कितनी कविताएं आज तक अनुवादित की है, कुछ बताएं? मैं करीब 120 कविताओं का अनुवाद कर चुकी हूँ।
तो उसका कोई आप किताब या कुछ कहानी वाली? मैं सोच रही हूँ इनकी। मैं एक कविता जो बहुत सुंदर है, मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगी। यह चंद्र लिखा है, उस चंद्र का इस चंद्र से जरा भी नहीं नाता रिश्ता, उस चंद्र का इस चंद्र से जरा भी नहीं नाता रिश्ता। उस चंद्र पर आते जाते हैं कुत्ते, वानर, मानव, बैठकर अंतरिक्ष यानों पर, लिए हाथ में यंत्र, नापते पर्वत महाविशाल, और जो धातु पा सकते और जो गांव बसा सकते वहां। इस चंद्र के लिए कोई सी राह नहीं निश्चित, ना निश्चित कोई ठिकाना। कहने को यह भी नभ का है दरबारी, पर इसका राज चले सहस्र हृदयों पर। इंद्रजाल डालकर मन की गहन गुफाओं में छिपकर, चंचल बालक सा कभी छिपा नीम के पीछे, कभी पड़ा रहे रमणी के तीन पयोधर नीचे, कभी भग्न शिखर मंदिर पर बृहस्पति सा करता चिंतन, कभी बावरा नदी में गिरा कांपे थरथर पानी के संग, कभी किले के बुर्जों पर चौकसी, कभी राह में कीचड़ बीच फिसड्डी, कभी थोड़ा सा छप्पर अलग हटाकर चुपके से जम जाए किसी खटिया पर, बलात् खोलकर पलक किसी की कमल नयन में घुस जाए, प्रतिभाशाली किसी कवि को गूढ़ विश्व के भेद बताए। ऐसा बहुरूपी नट नटखट और कलंदर चंद्र छुपा है तेरे मेरे मन के अंदर। इस चंद्र का उस चंद्र से कैसे हो कोई नाता रिश्ता, इस चंद्र का उस चंद्र से कैसे हो कोई नाता रिश्ता। उस चंद्र पर चढ़ जाएंगे शास्त्रज्ञ विज्ञानों की सीढ़ी लगाकर। इस चंद्र को पकड़ सकेगा कोई रसिक मन, ताल तलैया या नैनों में केवल पल भर। बहुत सुंदर है। आपने अभी काफ़ी हमको कविता सुना दी है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ कविता का अनुवाद कर रहे हैं और उनके साहित्य का भी अनुवाद करने की कोशिश कुछ कर रहे हैं? नहीं, अभी तो सिर्फ कविताओं तक सीमित है। हालांकि उनका जो बहुत ही चर्चित नाटक है नट सम्राट, वो इतना खूबसूरत नाटक है कि मैं सोचती हूँ कि उस नाटक का भारत के बहुत सारी भाषाओं के रंगमंच पर आना अपने आप में एक कमाल की बात होगी। लेकिन उस नाटक की जो भाषा है, नाटक की जो शैली है, और उसमें जो दमखम है और एक बड़ी तरल अनुभूतियां हैं, उसको अनुवाद करने के लिए कुछ उतने ही मुकाबले का कोई व्यक्ति हो, नाटककार हो, तो फिर उस नाटक के अनुवाद में असल मजा आएगा। हाँ, क्योंकि उन्होंने कौंतेय भी लिखा है। हाँ। फिर ये और भी नाटक उन्होंने झांसी की रानी के ऊपर लिखा है। हाँ। तो बिजली कहती धरती को, हाँ। ऐसा एक नाटक लिखा है। वो बड़ा प्रभावी नाटक है वैसे। हाँ। और उनकी साहित्य कृति सारे महाराष्ट्र को तो भाती है, लेकिन अगर उसका अनुवाद हिंदी में हो जाए उस कृतियों का, तो हमारे जो देश के अन्य राज्यों के जो लोग हैं उनको भी उसका अनुभव करने को मिलेगा। और मैं अभी आपको अभी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने हमको शिवराजकर जी के जीवन के बारे में, उनकी कविता के बारे में, उनके साहित्य के बारे में काफ़ी कुछ हमको दिया, और उनकी कविता के माध्यम से हम दर्शक के पास पहुंच चुके हैं।